नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज प्रेरणा संवाद के इस खास चर्चा में आप हमारे साथ जुड़े हैं और आज विशेष दिन है कि लक्ष्मीबाई केलकर मौसी जी की जयंती का अवसर है। लक्ष्मीबाई केलकर मौसी जी एक विख्यात समाज सुधारक थी, जिन्होंने 1936 में राष्ट्रीय सेविका समिति की स्थापना की। एक ऐसा संस्थान, एक ऐसी समिति जो छोटा सा बीज था, लेकिन आज पूरे भारत में सभी बहनों को अपने साथ जोड़कर चल रहा है, एक विराट रूप ले चुका है। आज हमारे साथ इस विशेष चर्चा में बात करने के लिए हैं डॉक्टर लीना गोविंद कहानी। डॉक्टर लीना भौतिक शास्त्र की प्रोफेसर हैं और वर्तमान में राष्ट्र सेविका समिति में उनके पास अखिल भारतीय सह बौद्धिक प्रमुख का दायित्व है। डॉक्टर लीना 2022 से 2023 तक नेशनल असेसमेंट एक्रेडिटेशन काउंसिल बेंगलौर में उप सलाहकार के रूप में कार्य कर चुकी हैं। इसके साथ ही 2019 में जो स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया पर खास स्तर की चर्चा और अध्ययन हुआ था, उसमें भी राष्ट्रीय टोली की सदस्य रही थी। डॉक्टर लीना सामाजिक, राष्ट्रीय, महिला विषयक, इस तरह के विषयों पर, यहाँ तक कि तकनीकी विषयों पर भी 600 से अधिक व्याख्यान दे चुकी हैं। सोशल मीडिया हो या अन्य कोई प्लेटफॉर्म, वहां पर उनके 1000 से अधिक कविताएं और लेख प्रकाशित हो चुके हैं। डॉक्टर लीना, आज की इस खास चर्चा में आपका विशेष स्वागत है। आज बहुत सारे लोग हैं जो राष्ट्र सेविका समिति को जानते हैं, लेकिन हमारी बहुत सी बहनें ऐसी भी हैं जो समिति के बारे में बहुत अधिक नहीं जानती हैं। जो थोड़ा बहुत जानती हैं तो समिति से जुड़ना चाहती हैं। तो इस चर्चा पर ज्यादा समय ना बिताते हुए हम सीधे अपने पहले प्रश्न पर आते हैं कि राष्ट्र सेविका समिति क्या है और इसकी प्रेरणा मौसी जी को कहाँ से मिली। राष्ट्र सेविका समिति यह सामाजिक सांस्कृतिक संगठन है। ये विश्व का सबसे बड़ा महिला संगठन है और विजयादशमी के दिन 1936 में वंदनीय लक्ष्मीबाई केलकर जी ने राष्ट्र सेविका समिति की स्थापना की। परंतु इस संगठन की स्थापना के पूर्व ही उनके मन में कई सालों से भारतीय महिलाओं का सामाजिक प्रश्नों के प्रति योगदान होना चाहिए, ऐसा विचार उनके मन में कई दिनों से, कई वर्षों से था। और संघ की स्थापना 1925 में हुई। उनके जो बेटे थे वो संघ की शाखा में जाते थे और वहाँ का देशभक्ति का वातावरण देखकर और उनके बच्चों के व्यवहार में जो परिवर्तन आ रहा था उसको देख करके उन्हें ऐसा लगा कि एक बार संघ की शाखा को देखना चाहिए करीब से, और किस तरह से बालकों की तैयारी होती है, उनको किस तरह के संस्कार मिलते हैं, इसे जानने का प्रयास वंदनीय मौसी जी ने किया। समाज में जो विविध घटनाएं घट रही थी, जो प्रश्न निर्माण हो रहे थे, तो क्या संगठन के माध्यम से महिला भी ऐसे प्रश्नों के उत्तर के रूप में सामने आ सकती है? इस सोच के साथ मुझे ऐसा लगता है कि वंदनीय मौसी जी ने राष्ट्र सेविका समिति का जो बीज है ये बोया और आगे चलकर इसका बहुत बड़ा वटवृक्ष जो है वो बना है। संगठन कई वर्षों से कार्य कर रहा है। वर्तमान के परिदृश्य में संगठन का क्या उद्देश्य है? और तेजस्वी हिंदू राष्ट्र का पुनर्निर्माण करना, यह संगठन का जो है ये ध्येय है, ये उद्देश्य है। और इसके लिए शाखाओं के माध्यम से व्यक्ति का निर्माण करना, उनको शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक स्तर पर उनका ओवरऑल जो है डेवलपमेंट करना, ये संगठन का काम है। ऐसा तैयार कार्यकर्ता जब समाज में जाता है तो सामाजिक प्रश्नों को बहुत निकटता से देखता है और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा तैयार व्यक्ति फिर प्रश्नों के उत्तर के रूप में समाज से जुड़ने लगता है और सामाजिक ट्रांसफॉर्मेशन जिसे हम कहेंगे, समाज परिवर्तन में अपना योगदान जो है ये देता है। तो ऐसी ही कई सारी सेविकाएं समिति के माध्यम से तैयार हुई हैं, समाज में अपना योगदान निभा रही हैं, चाहे वो सेवा कार्य हो, स्वावलंबन के कार्य हो या आपदा प्रबंधन हो। ऐसे सारे विषयों में समिति की सेविकाएं जो है वो जुड़ती जाती हैं। बहनों को संस्कार देना, उन्हें राष्ट्रहित के बारे में सोचने का, विचार करने का, के बीच का उनमें स्पंदन करना, यह कार्य जो है वो समिति किस प्रकार से करती है, उसकी कार्य पद्धति क्या है? आप लोग किस तरह से इन विचारों को बहनों तक पहुंचाते हैं और धीरे धीरे पूरे देश में इस विचार का को फैला रहे हैं? ये कैसे संभव हुआ? सबसे क्या सबसे कार्य महत्व पद्धति क्या है? जी जी पल्लवी जी, सबसे महत्वपूर्ण डायमेंशन होता है किसी भी संगठन को
बड़ा करने के लिए तो सबसे पहला माध्यम होता है संपर्क। तो राष्ट्र सेविका समिति की सेविकाएं जो है वो संपर्क करती है नई बहनों को, शाखा का काम या विविध कार्य जो चलते हैं, अलग अलग डायमेंशंस भी है समिति के, उन सब डायमेंशंस के बारे में बताती है। नई जो बहनें हैं वो शाखा में आने लगती हैं और शाखा में उनका जो ओवरऑल डेवलपमेंट जो है वो होने लगता है, क्योंकि शाखा का अगर 1 घंटा आप देखें तो इसमें शारीरिक रूप में अलग अलग खेल हो सकते हैं या शारीरिक कार्यक्रम होते हैं, दंड सिखाया जाता है, अभी तो यष्टि भी आई है, योग चाप होते हैं। तो इस माध्यम से उनको शारीरिक स्वास्थ्य कैसा निर्माण हो, उनके जीवन में उनका जीवन स्वस्थ कैसे हो, ऐसा एक प्रयोग जो है, प्रयास जो है वो किया जाता है। फिर गीत के माध्यम से राष्ट्रभक्ति भक्ति के संस्कार है, फिर श्लोक है, आदि कार्यक्रमों के माध्यम से उनको संस्कारित किया जाता है। केवल इतना ही नहीं, तो विविध कैंप के माध्यम से, आज की भाषा में मैं कैंप ही कहूँगी, उनका पूर्णतया प्रशिक्षण होता है। जैसे प्रारंभिक वर्ग में समिति के बारे में जानकारी दी जाती है, प्रवेश में हम थोड़ा-सा आगे बढ़ कर के उनका बौद्धिक स्तर जो है वो बढ़ाने का प्रयास करते हैं। हिंदुत्व क्या है, हमारी लेगेसी क्या रही है, सांस्कृतिक लेगेसी क्या रही है, इसके बारे में भी जानकारी दी जाती है। हमारे प्रतीक, हमारा परिवार, हमारी आज की जो सामाजिक स्थिति, इन सारे विषयों से इन बहनों को प्रशिक्षण वर्गों में अवगत किया जाता है। फिर अगला जो द्वितीय वर्ग होता है उसे हम प्रबोध कहते हैं। तो और ज़्यादा संगठन की जानकारी, मूल तत्व, इसके बारे में जानकारी होती है, गुरु के बारे में जानकारी उन्हें मिलती है और फाइनली जो होता है आखिरी का वर्ग वो प्रवीण वर्ग होता है। तो इस तरह से प्रशिक्षण वर्ग में बहनों की जो है पूरी तैयारी करके बाद में वो कार्यकर्ता जो है, सेविका जो है वो तैयार होती है और समाज में अपना योगदान देने के लिए वो समर्पित भाव से निकलती है और यथासंभव प्रयास करती है। तो ये जो है संपर्क से लेकर कार्यकर्ता निर्माण की प्रक्रिया संगठन के विविध कार्यक्रम उपक्रमों के माध्यम से होती है। जी दीदी, जैसे आपने बताया कि आप लोगों ने बौद्धिक रूप से भी उनके विचारों को उत्तम करते प्रबुद्ध हैं, किया जाता है। जी। प्रबुद्ध, जी, साथ में उन्हें स्वावलंबी भी बनाते हैं, आत्मनिर्भर भी, शारीरिक क्षमता भी बढ़ाते हैं। इस प्रकार की भारत में कितनी शाखाएँ होंगी समिति की? लगभग 3200 से ज़्यादा शाखाएँ संपूर्ण भारतवर्ष में चलती हैं और इसमें अलग-अलग प्रकार की शाखाएँ होती है पल्लवी जी। कुछ शाखाएँ जो है बालिकाओं के लिए सायं शाखाएँ रहती हैं, कुछ तरुणियों के मिलन भी चलते हैं, तरुणियों की शाखा भी चलती है, तो वो सायं शाखा होती है, उसके कार्यक्रम अलग तरह से ज़्यादा जोशीले जो है वो होते हैं। और गृहिणियों की शाखाएँ चलती हैं, वो दैनंदिन भी हो सकती है और साप्ताहिक भी हो सकती है। तो इस तरह से कुल मिलाकर लगभग 3200 से ऊपर शाखाएँ संपूर्ण भारतवर्ष में फैली हुई हैं। अगर रचना को देखें तो हमारे कुल 39 प्रांतों में हमने भारत को जो है वो देखा है, विभाजित किया है और प्रांत का फिर जिला होता है, फिर नगर होता है, इस तरह से उसकी रचना बनती है और आखिरी इकाई तक समिति की शाखा, मतलब नगर और या हम कहेंगे मोहल्ले तक समिति की शाखा कैसे पहुँचे या चालू हो, इस दृष्टि से प्रयास जो है संगठन के। दीदी, इससे अब तक कितनी महिलाएँ, मतलब कितनी बहनें जुड़ चुकी हैं? समिति में कितनी बहनें होंगी अभी? वैसे तो कहना बहुत कठिन है, लेकिन लाखों महिलाएं जो है ये संगठन के कार्य से जुड़ी हुई हैं और अपना गुरु पूजन जो है वो करती है, धर्मेश्वर के पास है, ऐसा कह सकते हैं। अभी आजकल जो महिलाएँ हैं, वो, जैसे देखिए, कार्य तो महिलाएँ हमेशा से कर रही हैं, चाहे घर पे कर रही हों, चाहे घर के बाहर कर रही हों। तो इस समय पर जो महिलाएँ हैं, उनको जो हमारे मूल्य थे, जो भारतीय संस्कार और मूल्य थे, उनको जो आधुनिक नारी स्वतंत्रता हम कहते हैं, इन दोनों के बीच में सामंजस्य बिठाना या उनको प्राचीन मूल्य समझाना, ये किस तरह से करती है समिति? इसके लिए समिति का कोई समिति ही प्रयास? करती है ऐसा नहीं है। हम अगर देखें तो परिवार, हम हमारे भारत की अगर विशेषता कोई है तो हमारा परिवार जीवन है। और आज भी हम देखते हैं परिवार में भले ही महिला घर से बाहर निकल कर काम पे जा रही है, लेकिन अपने परिवार की जो रीति रिवाज है, परिवार की जो सांस्कृतिक धरोहर अभी तक चलती आई है, उसको उसने नहीं छोड़ा है। और समिति तो इसका आग्रह भी करती है कि महिला जो है ये ऐसा सारथी है
जो अपने परिवार रथ, केवल परिवार रथ ही नहीं तो समाज रथ और राष्ट्र रथ को सही दिशा में ले जाने वाली ऐसी शक्ति है। तो इसीलिए परिवार से होते हुए अपने आप को विकसित करने का एक सुझाव, या हम कहेंगे इसी पर हम काम कर रही हैं। तो अपने जो सनातन ऐसे जो मूल्य है, आधुनिक रूप में उसको ढालते हुए, उसके लिए भी समय देते हुए अपना करियर महिला बनाए, सामाजिक क्षेत्र में अग्रणी वो बने, समाज का नेतृत्व भी वो करे। इस तरह से प्रबोधनात्मक कार्यक्रम भी समिति के माध्यम से होते हैं। परिवार प्रबोधन का काम भी समिति जो है वो करती चली आई है। दीदी, विमेन डेवलपमेंट पे जो खास स्तर की जो चर्चा हुई थी, उसकी आप सदस्य रही थी। आप भारत में विमेन डेवलपमेंट को कैसे देखती हैं? स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया ये जो प्रोजेक्ट था, इसमें लगभग 83,000 महिलाओं का सर्वेक्षण हमने किया था। उसके प्रमुख बिंदु रहे थे एजुकेशन, एम्पावरमेंट और हेल्थ। तो कुल मिलाकर ये जो सर्वे हुआ था, इसमें ये पाया गया कि भारतीय महिलाएं स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा-सा और काम करने की आवश्यकता है इस बिंदु पर जो है। क्योंकि बहुत बार स्वास्थ्य की वजह से महिलाओं की शिक्षा जो है ये पिछड़ गई है, या हर जगह स्कूल ना होने की वजह से भी उसकी शिक्षा जो है पिछड़ती है। फिर जो आरोग्यवर्धक जिसे बोलेंगे हम, आरोग्य के लिए उपयुक्त ऐसे टॉयलेट्स या पानी की व्यवस्था, ट्रांसपोर्टेशन का अभाव, इसकी वजह से उसका शिक्षण जो है कहीं न कहीं वो पिछड़ता जा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पर अगर ठीक से काम होता है, तो बहुत बड़े पैमाने पर आज हम ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो की जो बात करते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत, तो उसमें थोड़ा-सा एनरोलमेंट और बढ़ेगा। अगर स्कूल जो है वो ठीक ढंग से होगी, उसमें बेसिक फैसिलिटीज़ अगर होती है तो, और ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था के बारे में। रिगार्डिंग एम्पावरमेंट की जो आया है रिज़ल्ट में, हमने जो पाया है, जो रिपोर्ट बनी है, उसमें अ, लेबर क्षेत्र में, कामकाजी महिलाओं में, स्पेशली अनऑर्गेनाइज़्ड क्षेत्र में महिलाओं की जो अ, संख्या है वो बहुत ज़्यादा है। परंतु उनके वेजेस है, उनके लिए फैसिलिटीज़ है, आज भी उसमें कमी देखने को मिलती है। तो ये जो 2 क्षेत्र है, एक स्वास्थ्य का क्षेत्र जिसका प्रभाव एजुकेशन क्षेत्र में पड़ रहा है, और दूसरा जो है अनऑर्गेनाइज्ड क्षेत्र जिसमें महिलाओं की वेजेस की बात है, उनको फैसिलिटीज़ की बात है। इसमें थोड़ा-सा और काम करने की आवश्यकता है, ऐसा इस रिपोर्ट से जो है वो पाया गया है। तो समिति नियमित रूप से प्रबोधनात्मक कार्यक्रमों के माध्यम से जो भी संपर्क के लिए जाती है, तो इन सारे विषयों पर ध्यान देने का एक जो है प्रयास करती है। और हम अपने बालिका विद्यालय भी कई जगह पर चलते हैं, और वहाँ पर सुविधाएँ दी जाती है, संस्कारों के साथ अच्छी सुविधा उनको मिले, इसका भी प्रयास समिति के माध्यम से वो हो रहा है। तो शैक्षणिक प्रकल्प जो है समिति का, उस पर ध्यान दे रहा है। हाँ, मैं समझती हूँ स्टेटस ऑफ विमेन जो सुधारने का जो एक बीड़ा था, जो मौसी जी ने उठाया था, शायद उन्हीं विचारों को लेकर हम अभी तक चल रहे हैं, और इसी हाँ, वजह से आज एक महिलाओं की जो स्थिति है वो सुधरने लगी है। सुधरने दीदी, मैं ये लगी। पूछना चाह रही थी कि जो समिति है, वो जो पॉइंट्स आपने गिनवाए, चाहे एजुकेशन हो, चाहे स्वास्थ्य हो, आरोग्यवर्धन हो, इसके लिए महिलाओं को जागरूक करती है। जी, जी, समिति की शाखाओं के माध्यम से मैंने कहा ना, संपर्क हमारा प्राण है। संपर्क जब हम करने जाती है तो पूछताछ होती है। सहजता से हम पूछते हैं कि कैसे हो आप, आपके परिवार में क्या कौन-कौन लोग रहते हैं? आपका स्वास्थ्य के पारिवारिक स्वास्थ्य कैसा है? तो मुझे ऐसा लगता है इस सहज संवाद से ही काफ़ी सारी जानकारी हमें मिलती है। और बहुत बार ऐसा भी अभियान हम चलाते हैं कि जो सरकारी योजनाएँ हैं, अलग-अलग योजनाएँ जो चलती हैं, इसके बारे में भी अवगत कराने के लिए कभी-कभी कुछ कैंपेन जो है समिति के माध्यम से, इस जिसे बोलते हैं ना कि युगानुकूल उपक्रम, इसमें हम कैंपेन भी कभी-कभी कर लेते हैं। तो योजनाओं की जानकारी महिलाओं को होने के बाद उनका जो रुझान है, उस योजना को हम प्राप्त कर लें, या उसका फ़ायदा हम लें। इस तरह से लड़कियों का या महिलाओं का अ, जो बातें हैं वो उन तक पहुँच जाती है, और वो उसका उपयोग भी करती हैं।
दीदी वंदनीय मौसी जी के विचारों से चली ये समिति आज महिला जागरण का कार्य कर रही है। लेकिन वही कुछ ऐसी चुनौतियां हैं जो रोज सामने आ रही हैं, जैसे कि लव जिहाद या धर्मांतरण। हमारी ही बहनें भ्रमित हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए समिति क्या करती कभी कभी ऐसे जब प्रश्न आए हैं समाज में तो काउंसिल मैंने कहा कि लव जिहाद के लिए तरुणियों का भी अपना एक विभाग चलता है। दिल्ली में शरण्या के नाम से चलता है। अलग अलग जगहों पर तरुणी विभाग है जो अपनी सहेलियों को इन सारे विषयों से अवगत कराता है। कभी कभी जैसे पिक्चर अभी आया है, केरला स्टोरी की मूवी आई है, तो बहुत प्रोत्साहन दिया है अपने तरुणी विभाग ने कि हर लड़की इस तरह की फ़िल्म जो है वो देखे और इसे जानने का प्रयास करे। जहाँ कहीं ऐसी लड़की अटक गई है या इसमें आ गई है, गिरफ्त में आ गई है और समिति की सेविकाओं को अगर पता चलता है, तो स्वयं स्फूर्ति से उस बहन तक पहुँचाना और उसका रेस्क्यू करना, वहाँ से उसको छोड़ने के लिए यथासंभव प्रयास करना, प्रशासनिक शासन की यंत्रणाओं का उसके लिए उपयोग करना और पुलिस तक ये सारा विषय पहुंचाना, मीडिया तक ये विषय पहुंचाने का काम भी अनेक सेविकाएं जो है वो करती आई है। और ये जहाँ जहाँ संभव हुआ, एक प्रबोधनात्मक कार्यक्रम भी स्कूलों में किशोरी युवतियों के किशोरियों के लिए और युवतियों के लिए समिति ने दिए हैं। और लव जिहाद किस तरह से कारागर है और किस तरह से लड़कियों को फंसाया जाता है, ये सारा विषय लड़कियों तक पहुंचाने का प्रयास समिति की सेविका समिति का विभाग बहुत सुचारू रूप से कर रहा है। हैं? दीदी एक बात जानना चाह रही थी। कुछ ही शब्दों में ज़रूर ये बताएं कि जो वंदनीय मौसी जी थे, उनके कौन से विचार थे जो अभी तक समिति लेके चल रही है, जिनके बल पर समिति आज तक खड़ी है इतने वर्षों के बाद भी? सबसे पहली बात तो वंदनीय मौसी जी का कथन था कि हमारा परिवार जो है, हमारी जो इकाई है भारत की, जिसमें संपूर्ण राष्ट्र का दर्शन देखने को मिलता है, इस परिवार को ठीक ढंग से संस्कारित करने का काम जो है ये महिला का है। स्वयं की उन्नति के साथ अपने परिवार की उन्नति उसने करनी ही चाहिए, ये एक पहला विचार। दूसरा विचार वंदनीय मौसी को जो छुआ था वो था विवेकानंद जी के विचार कि इस राष्ट्र को उन्होंने, स्वामी विवेकानंद ने गरुड़ पक्षी की उपमा दी है। उन्होंने कहा गरुड़ पक्षी को अगर ऊंचे आकाश में उड़ना है तो उसके दोनों पंख समान रूप से बलशाली होने चाहिए। वैसे ही इस भारत को अगर प्रगति प्रगति पथ पर आगे बढ़ना है, ऊंचे आसमान में उड़ना है, तो उसके दो पंख जो है, एक महिला है और दूसरा जो है वो पुरुष है। तो अगर ऊंचे आसमान में भारत को भी उड़ना है, प्रगतिशील बनना है, तो उसके दोनों पंखों में समान बल भरना पड़ेगा। महिला को भी शक्तिशाली होना पड़ेगा। राष्ट्र के समाज जीवन के हर एक क्षेत्र में उसका योगदान अनिवार्यता से होना आवश्यक है। तो वंदनीय मौसी जी के ये बहुत युगानुकूल विचार ऐसा है, ऐसा हमें लगता है, हम सभी बहनों को लगता है। और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है बहुत रेलेवेंट है, आज भी समिति उन्हीं विचारों को लेकर के आगे बढ़ रही है। वंदनीय मौसी जी ने कहा है कि परिवार को छोड़ करके हमें काम नहीं करना है, परिवार के साथ मिलकर के हमारे हम स्त्री पुरुष जिसे बोलते हैं ना, इट इज अ कॉम्प्लीमेंट्री, दिस रिलेशन इज कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। हम इसको एक बीज के दो दल के रूप में देखते हैं। इसीलिए परिवार अगर अच्छे से चलता है, अच्छे संस्कार मिलते हैं, तो विकृति जो है समाज की वो खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए मुझे प्रार्थना की जो पंक्तियां है वो याद आती है कि पिता पुत्र भ्रातृष्ट भर्तारम एवं सुमार्गम प्रति प्रेरयन्ति विह। तो हमें हमारे भाई को, हमारे पिता को, माता अपने पति को, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने चाहिए, उनको सुमार्ग के लिए प्रेरित करना चाहिए। ऐसे विचार जो है ये दायित्व हमारा है, ऐसा समिति मानती है। और क्या करना है समिति की सेविकाओं को, तो दुराचार दुर्वृत्ति विध्वंसिनी, ये जो दुष्ट प्रवृत्ति समाज में आती है उसका विध्वंस हमें करना है। व्यक्ति का विध्वंस नहीं करना है, तो ये जो गलत विचार है इसका विध्वंस करना है। इसके लिए प्रबोधन करना पड़ेगा, इसके लिए समाज में जो एक दूसरे के प्रति विश्वास है उसको प्रस्थापित करना पड़ेगा। और प्रेम से सब कुछ हो सकता है, शांति से सब कुछ हो सकता है, इस पर समिति का बहुत विश्वास है। जब भी समिति की बहनों का पथ संचलन देखा है, तो एक विचार मन में आता है कि जो दीदी हैं वो आत्मरक्षा
इस विषय को भी बहुत प्रोत्साहित करती थी। समिति आत्मरक्षा के लिए महिलाओं को कैसे स्वावलंबी बना रही है? मैंने कहा ना, शारीरिक प्रदान करने के लिए जो योगासन है, शारीरिक कार्यक्रम जो होते हैं, उसके माध्यम से वो आत्मविश्वास जो है उनमें आ जाता है, वो अपने आप को बलशाली महसूस करती है। और ये सारा प्रशिक्षण वर्ग में और नियमित ये सारे प्रशिक्षण जो है वो दिए जाते हैं। तो युद्ध भी उसका एक माध्यम है कि जब हमारे पास शस्त्र नहीं होंगे, तो वैसे समय में स्वयं की रक्षा, केवल स्वयं की रक्षा की बात नहीं है, समिति नहीं करती। स्वयं की रक्षा के साथ-साथ समाज की अन्य जो सज्जन शक्ति है, इसकी भी रक्षा करना, अन्य लड़कियों की भी रक्षा करना, इसका दायित्व जो है, वो हम पर ही है। और हमसे ही प्रेरणा लेके समिति के बाहर की जो बहनें हैं, जो शाखा में नहीं आती लेकिन हमारे समविचारी हैं, इनको भी हम प्रशिक्षण देते हैं। संवर्धिनी न्यास दिल्ली में एक नया अपना ट्रस्ट है, ऑल इंडिया ट्रस्ट है। इनका काम यही है कि बहनों को एम्पावर करना, हर तरह से एम्पावर करना, और अ, उनको आत्मनिर्भर बनाना, उनको आत्मरक्षा के प्रयोग सिखाना। तो वो कॉलेजेस में जा जाकर इस तरह के कार्यक्रम जो है संवर्धिनी न्यास देती है। दीदी, आपके साथ ये संवाद बहुत ही ज्ञानवर्धक रहा, बहुत सारी बातें आपसे जानने को मिली समिति के बारे में। एक प्रश्न और, जो हमारी तरुणियाँ हैं, जो टीनेजर्स हैं, उनको आप क्या सुझाव देंगी, क्या संदेश देना चाहेंगी? कि टीनएजर्स को सबसे पहले तो ये चाहिए कि वो अपनी भारतीय संस्कृति को जानें। इसके लिए किताबें पढ़ना, मुझे ऐसा लगता है सबने करना चाहिए। घरों से संस्कार तो मिलते रहते हैं, लेकिन फिर भी एक किताब हमें किताबें जो हमारी रामायण है, महाभारत है और अन्य उपनिषदों की कथाएँ जो है, वो अवश्य पढ़नी चाहिए। उससे एक अलग भाव हमारे अंदर जगता है कि वास्तव में हम कौन हैं, किस लेगेसी से हम बिलॉन्ग करते हैं, किस लेगेसी को आगे लेकर जाने की ज़िम्मेदारी हम पर भी है। तो पुस्तकें, कहानियाँ जो है वो पढ़नी है। मैं केवल पुरातन कहानियाँ पढ़ो ऐसा नहीं बोल रही हूँ, तो कंटेम्पररी विषय जो चल रहे हैं उसको भी पढ़ना चाहिए, ताकि एक हमारी मनोभूमिका है वो तैयार होती है। और दूसरी बात, समाज में जो प्रश्न चल रहे हैं, उन प्रश्नों की ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। कि लव जिहाद जैसा विषय चल रहा है, या कभी भी हम देखते हैं कि युवतियों पर आक्रमण हो जाते हैं, गलत दिशा में छोटी सी बात के लिए और फंसाई जाती है लड़कियां, बहनें जो है फंसाई जाती है। तो इससे बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है, बहुत सजग रहने की आवश्यकता है, और स्वयं को आत्मरक्षा के लिए तैयार करने के लिए जिस माध्यम से वो लड़कियों ने जो है वो प्रशिक्षण लेना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। हमारे जीवन में छोटी सी भी घटना अगर घटती है, तो हमने परिवार में बताना चाहिए, माँ से डिस्कस करना चाहिए, मौसी से डिस्कस करना चाहिए, पिताजी से डिस्कस करना चाहिए। तो इसके माध्यम से पूरा परिवार अलर्ट हो जाएगा, और सुरक्षा के जो प्रबंध है, स्वयं की सुरक्षा के साथ-साथ समाज की सुरक्षा के प्रबंध भी फिर संभव हो पाएगा। इस चर्चा को विराम देने से पहले इस चर्चा में से हम कुछ लेकर जाना चाहते हैं। मैं जानना चाहूँगी, वंदनीय मौसी जी का कोई एक कथन जो आज हम और हमारे दर्शक इस चर्चा के साथ लेकर जाएँ। वंदनीय मौसी जी ने हमें हमेशा ये कहा है कि जगे राष्ट्र नारी का गौरव, इस व्रत का ले हम निर्णय, तमसो माँ ज्योतिर्गमयो मृत्योर्मा अमृतम गमयो। तो राष्ट्र नारी का, हम नारियों का जो गौरव है, ये जगना चाहिए। इसके लिए समाज की दृष्टि ठीक होनी चाहिए। तो समाज की दृष्टि जो है वो ठीक तभी होगी जब घर से अच्छे संस्कार मिलेंगे। तो वंदनीय मौसी जी ने हमेशा कहा है कि घर की नारी जो है वो घर में संस्कार अच्छे दे और राष्ट्र कार्य में अपना योगदान दे, और उसके लिए वो सिद्ध हो। इस सिद्धता का कार्य जो है समिति की शाखाओं के माध्यम से होता है। मैं सभी बहनों से आह्वान करूंगी कि जरूर जरूर राष्ट्र सेविका समिति से जुड़े और अपने आप को योगदान करने के लिए सिद्ध हो। दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस विशेष चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत आप धन्यवाद सभी को पल्लवी जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।